नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की सीरीज शुरू कर दी थी हमने लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हमने और भी टॉपिक्स देखे थे और ये हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कौन-कौन से हम किस तरह से हम अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएँगे और कौन-कौन से हम इसमें एक्ट कवर करेंगे। तो जैसा कि ये जितनी भी एक्ट है, देखो यही सारे एक्ट हैं क्योंकि आपकी परीक्षाओं को पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई भी एक्ट नहीं है। जितना भी पंचायती राज सिस्टम है इन्हीं एक्टों से बना हुआ है। ओके? तो ये हम देखेंगे और आज मेनली जो हम जो एक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम 1996। ये हम इसको कवर करेंगे मोस्टली इस एक्ट को। तो देखो लास्ट लेक्चर में मैं ये बता नहीं पाया था, तो आप ये देख लीजिए ग्राम पॉलिटी के प्रीलिम्स क्वेश्चन। अगर आप सीजीपीएससी देखें, सिर्फ सीजीपीएससी को अगर आप देखें तो देखो सीजीपीएससी में ये जो आपको सबसे लंबा ग्राफ दिख रहा है ये क्या किसका है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थान का है। अगर आप इसमें देखें तो अभी तक देखो 2019 टू 23 अराउंड 5 इयर्स हो जाता है। 5 इयर्स में देखो 14 टू 15 क्वेश्चन के आसपास तो पूछे गए। और अगर आप एवरेज देखेंगे तो अराउंड 4 क्वेश्चन का एवरेज है। ओके, तो अभी ये आ रहा है, ये प्रीलिम्स का है। मेंस का अलग है। और अगर आप दूसरे एग्जाम देखो, जो छत्तीसगढ़ व्यापम कराता है 8 यूजो की मेन एग्जाम है, जिसमें पंचायती राज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अराउंड 30% के आसपास। वो सब पंचायती राज सिस्टम है, जो कि 30 मार्क्स बोल सकते हो आप, सॉरी 30 मार्क्स के आसपास पंचायती राज यहाँ पे है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का। ये हमने सब देख लिए थे, ये वाले क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो आप जाके इस लेक्चर देखिए आप। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये भी हमने देख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तक नहीं है? यानी इसमें यह पूछ रहा है कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें 1996 जो पैसा अधिनियम प्रवर्तनीय नहीं है। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इससे पहले हम लोग कुछ समय लेते हैं पैसा अधिनियम, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार का अधिनियम है, किनका? पंचायती राज संस्थाओं का। देखो क्या हुआ था, पंचायती राज संस्थान जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 1990 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में ये लागू हुआ था। अगर आप इसकी डेट देखो तो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। अब जब ये लागू हुआ था, इसके लागू होने में एक एक्ट जोड़ा गया था, जिसे आप बोलोगे आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 243 एम, ठीक है, 243 है। अब संविधान का अनुच्छेद 243 एम क्या बोलता है? जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों के जो भी क्षेत्र है यहाँ पर वो रह रहे हैं, वहां पर पंचायती राज संस्थाओं का जो अमेंडमेंट है 73rd, उसकी कोई भी अनुच्छेद या फिर कोई भी उसकी धाराएं वहां पर लागू नहीं होंगी। किसी भी प्रकार की धाराएं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र किनको बोला गया? जब आप आर्टिकल 244 देखते हैं संविधान के, आर्टिकल 244 के अनुसार, आर्टिकल 244 में दो क्लॉज दे रहे हैं, 1 और 2 क्लॉज। 1 क्लॉज में अगर आप देखें तो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र दिए गए हैं, जिसे आप अनुसूची, जो संविधान की अनुसूची है फिफ्थ, अनुसूची फिफ्थ, और जो आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 है, उसमें बोला गया है अनुसूची 5 के क्षेत्रों को छोड़कर, जो कि अनुसूची 6 से संबंधित है। तो इन दो क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान लागू नहीं होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इन दो क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान लागू नहीं होगा। अब बात ये आती है कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये हम पहले देख लेते हैं। देखिए, अनुसूची 5 में 10 राज्य आते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और साथ में झारखंड और उड़ीसा। ये 10 राज्य हैं जिसमें अ, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र है। अभी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र कौन है जो कि इनको वो करता है, प्रवर्तित, इनको अधिसूचित करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद इन 10 क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है। उसके बाद जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में 4 राज्य आते हैं, जिसमें असम,
ठीक है। फिर मेघालय, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, ये 4 राज्य आते हैं इसमें, अनुसूची 6 में। तो इन राज्यों में लागू नहीं होगा 243 है। मैं ये बोला गया था, ठीक है, उसमें पंचायती राज संस्थान लागू नहीं। इसके अलावा और भी क्षेत्र है, हम आगे पढ़ते जाएगी। अब क्यों लागू नहीं होगा, इसके पीछे रीजन ये दिए गए थे। जो भी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, और वो क्षेत्र और क्षेत्रों से बहुत अलग है। उनकी अलग भाषाएं हैं, उनकी अलग बोली है, उनकी अलग सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता है। तो उनको संरक्षित करने के लिए उनको संरक्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में और क्षेत्रों के समान पंचायती राज संस्था लागू नहीं की गई थी, क्योंकि उनके अपने कानून थे, सामाजिक कानून थे, न्याय व्यवस्था थी इनकी अपनी। तो उनको संरक्षित करने के लिए वहां पर पंचायती राज संस्था लागू नहीं किया गया। लेकिन वहां पर अब वहां का शासन तो सुनिश्चित करना था। उनको भी कानून व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए 1995 में सिफारिश आई किसकी, भूरिया समिति की। भूरिया समिति ने सिफारिश की थी। भूरिया समिति ने बहुत कार्य किए अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए, ठीक है। बहुत रिकमेंडेशन दी गई, बहुत समितियों के ये अध्यक्ष भी रहे थे भूरिया समिति। 1995 में आती है और 1996 में पैसा अधिनियम लागू होता है, ठीक है, पैसा अधिनियम। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे, पंचायती एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। जो भी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है वहां पर पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार हो पाए। तो इसमें अलग ढंग से पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें उनको स्वायत्तता दी गई अपने क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जो भी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर वो चली रहे। तो उस हिसाब से पैसा अधिनियम लागू किया गया। ओके, और उन्हें बहुत सारी स्वायत्ता दी गई। हम आगे देखेंगे कौन कौन सी स्वायत्ता दी गई। अब अगर आप ये देखें कि इसको कहाँ से लागू किया गया, तो इसको देखो, अगर आप इसको किस में ऐड किया गया है, छत्तीसगढ़ के। अगर हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम देखो, 1993 का छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम है, उसका अगर आप चैप्टर या फिर आप इसे अध्याय बोल सकते हो, चैप्टर 14 ए में इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे लागू किया गया, इसे उसमें इंक्लूड किया गया था। अब देखो, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थान अधिसूचित नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया था। उसके लिए कानून बना दिए गए कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में उसको ऐड भी कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था अध्याय 14 ए में। ओके, ऐड कर दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। अगर आपको पता हो, कोई नहीं अधिनियम आता है या फिर कोई भी बिल आता है, तो अधिनियम को पारित होने के लिए अगर आप सेंट्रल की बात करो तो उसे लोकसभा, देन उसे राज्यसभा से पारित होना पड़ता है, दोनों जगह से। साथ में उसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करने के बाद उसे अधिसूचित भी करना रहता है ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। अब क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में, ये सारी प्रोसेस हुई थी, विधानसभा से पारित हो गया था, राज्यपाल के उसके हस्ताक्षर मिले थे, लेकिन उसे ऑफिशियल गैजेट में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी भूपेश बघेल की, जो लास्ट गवर्नमेंट थी 2022 में पंचायती राज संस्थाओं पर अधिसूचित कर दिया गया, और इस तरह छत्तीसगढ़ की उन राज्यों में शामिल हो गया जहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण रूप से लागू कर लिया गया है पैसा एक्ट को, ठीक है, पंचायत पैसा एक्ट को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस थी। अब हम देख लेते हैं, देखो कुछ जैसे क्यों लगाया गया है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। फिर ये क्यों किया गया, क्योंकि ये स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने के इनके अधिकार से कानूनी रूप से मान्यता देता है, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके जो पारंपरिक अधिकार है उनको मान्यता देता है। पारंपरिक अधिकार कैसे, जैसे लघु उपज हो गई, जंगलों की, जैसे कल गुड़ फल उन्हें इकट्ठा करने की, उन अधिकार को मान्यता देता है। पर क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइब्स लोग हैं, वो हमेशा जंगलों में ही निवास करते थे। अब जंगल किसके संपत्ति हो गई, जंगल वन विभाग की संपत्ति आ जाता है। वन विभाग में जैसे सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, तो उनको अलग अलग रूल रहते हैं। तो इसलिए वो रूल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनके विरोध में ना आए, इसलिए उनको एक कानूनी मान्यता दी गई है, उनको अधिकार दिया गया उन क्षेत्रों में रहने के लिए और अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, ठीक है। तो इन अधिकारों को ही मान्यता देता है। इसके बाद ग्राम सभाओं को
जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी ग्राम सभाएँ बनेंगी, उनको निम्नलिखित शक्ति और कार्य प्रदान किए गए कौन-कौन से? वो भूमि अधिग्रहण कर सकती है, पुनर्वास, स्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार। देखो, उनको जो ज़मीन प्रोवाइड की जाएँगी, जिनका उनको हैबिचुअल राइट्स रहेगा, ठीक है? जिनको उनको जो भी अधिकार दिए जाएँगे ज़मीन से रिलेटेड, वहाँ की जो ज़मीन पर रहने का अधिकार, वो ज़मीन वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक-दूसरे को ट्रांसफ़र होती रहेंगी उनके परिवार में, लेकिन वो किसी और को वो ज़मीन नहीं बेच सकते, किसी बाहरी मनुष्य को। ओके? देन जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आस्था एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, लघु वन उत्पादों का स्वामित्व है उनके पास, स्थानीय विवादों का समाधान जो कि हमने देखा न्याय पंचायत भी है इसमें, ठीक है? तो वो अपनी रीति-रिवाज के अनुसार उनका समाधान कर सकते हैं, न्याय पंचायत। देन भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, छोटे जल निकायों और छोटे खनिजों को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी प्रकार की खनिजों को नियंत्रित करने का अधिकार होता है, नहीं होता है, सिर्फ़ उन्हें छोटे खनिज या फिर लघु माइनर मिनरल्स को ही खनिजों को नियंत्रित करने का अधिकार है। फिर गाँव के बाज़ारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, उनका आश्रय और निषेध पर नियंत्रण का अधिकार, धन उधार पर नियंत्रण का प्रयोग, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई अन्य अधिकार, इन सभी पर ग्राम सभाओं को अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे उन्हें स्वायत्तता मिल सके और उन्हें उन्हीं के ही आवास में उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। फिर देखते हैं, ये हमने देखा देखो पैसा अभी तक 10 राज्यों में लागू हो चुका है और अभी चल रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना है। और ये अपने-अपने राज्य अधिनियमों के अंतर्गत अपने राज्य में पैसा नियम बनाए हैं और इनको अधिसूचित किया है। जैसा हमने देखा, पैसा एक्ट छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट है, अधिनियम 1993 का, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसके किसमें अध्याय 14 ए में इसको डाला गया है और उन्होंने अपने अनुसार उसको लागू किया है, उसमें एक्ट जोड़े, ठीक है? जबकि 2 राज्य अभी भी ऐसे हैं जिनमें झारखंड हो गया और उड़ीसा ने पैसा नियमों का मसौदा तो तैयार किया है, लेकिन इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है गया। 2022 से छत्तीसगढ़ भी इसी में शामिल था, लेकिन 2022 में इसे अधिसूचित कर दिया गया और ये लागू हो गया है। तो अभी झारखंड और उड़ीसा को छोड़ के सारे जितने भी 8 राज्य हैं, जिनमें अधिक अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, उनमें ये लागू। ओके? इसके बाद देखो ये मैप पे आप देख सकते हो 5th स्केड्यूल्ड एरियाज डिस्ट्रिक्ट, 6th स्केड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो देखो 5th की अगर आप बाहर देखो तो ये हिमाचल प्रदेश आ गया आपका। ये सारे ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है। ओके? अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है। 5th स्केड्यूल्ड एरिया, 6th स्केड्यूल्ड एरियाज में मोस्टली हमने देखा था कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट है, असम, मेघालय, देन त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो कि 6 शेड्यूल में आता है। ये भी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं जो कि इन पे खुद इनके पास खुद की जनजातीय परिषद है, इनके पास खुद की स्वायत्त परिषद है, जो कि वहाँ के क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। ओके? फिर पैसा इन छत्तीसगढ़ हमने देखा था, ग्राम सभा की शक्ति बढ़ेगी उससे, छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। इसके तहत 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और 25% इस शिक्षा में महिला सदस्य होंगी। वो और उन गाँव के विकास में फैसले लेने, उनको आपसी विवादों को निपटाने का भी इनको अधिकार होगा। पैसा अधिनियम वहाँ से लागू होने से। तो ये हमने तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो 10th क्वेश्चन क्या ने एक आप बोल रहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 कि कहाँ पर प्रवर्तनीय नहीं है। तो कहाँ पर प्रवर्तनीय नहीं है समझ पाओगे राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो सी असम, मेघालय और तमिलनाडु में ये लागू नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से अगर कोई और भी क्वेश्चन बनते हैं पैसा अधिनियम से तो आप कर पाए उसे। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञा नहीं है? कौन-सा उसमें उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो स्वशासन प्रदान करना बिल्कुल है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना बिल्कुल है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। देखो, स्वशासन ताकि वो अपना स्वशासन चला सके उसके लिए पारंपरिक अधिकारों को बिल्कुल मान्यता दी है और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना बिल्कुल। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना,
यानी ऐसे क्षेत्र नहीं जो कि स्वायत्त के खुद के क्षेत्र हो, वो उनके परिवारों को दिए गए हैबिचुअल राइट्स दिए गए हैं कुछ क्षेत्रों पर, लेकिन उनको स्वायत्तता पूरी तरह से नहीं दी गई है, तो ये नहीं होगा। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर होगा सी, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, स्वशासन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका और शक्ति है। अब ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति रहेगी, देखो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमिका स्थानांतरण होने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या लिखा है, किसी भी खनिज, किसी भी खनिज हमने नहीं देखा था, हमने लघु खनिज की बात देखी थी, ठीक है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन को घुमाया, लघु खनिज। अब अगर लघु खनिज होता तो बिल्कुल सही होता, लघु खनिज नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो इसका रहेगा बी, ठीक है, बी रहेगा। तो इसके लिए सिर्फ लघु, या फिर आप अगर इंग्लिश में बोलो तो सिर्फ माइनर मिनरल्स के लिए अनुमति आवश्यक है, ठीक है, किसी भी खनिज के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हो। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है। लघु जलाशय की योजना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, ये देखते हैं हम। देन जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कोई भी कार्य करना, और ई उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी, ये सारी शक्तियां जिला पंचायत को दी गई है अनुसूचित क्षेत्रों। और ये किसके तहत दी गई है, अगर आप छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट देखोगे 1993 के तहत ये सारी शक्तियां उनको दी गई हैं अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। 12 13, ठीक है। देखो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। अब देखो अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी ग्राम सभा रहेगी उनके सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। अब देखो अगर आप नॉर्मल ग्राम पंचायत देखते हो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा, तो वहाँ पर कौन होता है, सरपंच करता है। लेकिन यहाँ पे ना तो सरपंच करता है, ना उप सरपंच करता है, ना सरपंच या उप सरपंच, ये वहां पर करता है उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। तो इसका आंसर होगा डी, डी इसका आंसर होगा। देखो क्या है, पैसा के अनुसार पंचायत की जो पैसा एक्ट है उसके अनुसार वो क्या होता है कि वहां पर कोई सरपंच और उप सरपंच नहीं होगा, वहां पर एक साल के लिए आम सहमति से एक एक चुना जाएगा, जो भी उनका अध्यक्ष रहेगा एक साल के लिए वो चुना जाएगा उन्हीं के बीच में से। और अगर कोई और नहीं मिलता है, कोई और नहीं मिलता है, अगर कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसको आम सहमति से चुना जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कि वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट लेडी होगी उस ग्राम सभा की, उसको बना दिया जाएगा अध्यक्ष उस सभा का, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए चुना जाता है आम सहमति से, जिसे सब स्वीकार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो भी ओल्डेस्ट लेडी रहेगी अनुसूचित जनजाति की, उन्हीं के बीच में से उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, बिना कुछ के, बिना कुछ इलेक्शन वगैरह आ गया। ये हमारा जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से आया क्वेश्चन, ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किन पे ऐसा था देख। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जो कि आपने पढ़ा ही होगा अभी तक। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक। अब देखो इस पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/1 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच दोनों ही उत्तरदायी हैं। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही उत्तरदायी है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक बिल्कुल स्थगित कर दी जाएगी। स्थलित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक, अपनी सम्मेलन अगर स्थगित हो गया तो गणपूर्ति तो आवश्यक रहेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाए। देन स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जाता है। लेखा संपरीक्षा आप ऑडिटिंग हो सकते हो, जो भी कार्य किए गए हैं पंचायत के द्वारा उसकी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग करना, कितना खर्चा हुआ है, कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या योजना बनाई गई थी, किस योजना पे कितना खर्चा हुआ है, कितना आया था,
तो ये सवाल है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गर्भपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे 5, 6, 7, ये इसका सही आंसर होगा, ये सही नहीं है। ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा। और बिल्कुल अगर 5 गर्भपूर्ति लगातार 5 बैठकों में गर्भपूर्ति अगर नहीं हो पाती तो सरपंच को उसकी जो भी पोजीशन है वहाँ से पदच्युत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखो, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? क्या सुनिश्चित करता है पंचायती राज व्यवस्था? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देन वित्तीय संग्रहण, जिसको आप फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन बोल सकते हो। तो देखो, कौन कौन सा है? बिल्कुल विकास में जन भागीदारी के लिए बनाया गया तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, वित्तीय संग्रहण, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीतिक जवाबदेही, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी, लोगों की जन भागीदारी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लोकल शासन में। ओके, उसका आंसर आएगा सी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है ये? स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है स्थानीय स्वशासन? तो बिल्कुल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे होंगे? देखो, पहले क्या था? सेंटर था, देन स्टेट था, फिर इसके बाद आ गया पंचायती राज, जैसे स्थानीय स्वशासन को बोलते हैं। ठीक है, देन पंचायती राज। तो इसे हम विकेंद्रीकरण, जहाँ पर विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण कब हो जाता है? जब पूरा सेंटर के पास गया था। लेकिन यहाँ पे पंचायती राज आ गया, तीन टेयर हो गई बॉम्बे के, तो पंचायती राज, तो ये विकेंद्रीकरण हो गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ओके, केंद्रीकरण नहीं रहा, विकेंद्रीकरण, यानी बिखर गया, अलग अलग निबट पे अलग अलग सरकारों को वो पावर दी गई है शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखो, सीडीपी एवं एनईएसटी पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित। अब देखो, हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको आप सीडीपी को क्या बोल सकते हैं? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पहले हम इन चीज़ों को समझ ले लें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस है किस तरह से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को ये संवैधानिक हक मिला, उनको कानूनी मान्यता मिली। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी रूरल एरियाज है, जो भी ग्रामीण भारत है, उस टाइम बहुत पिछड़ा हुआ था, उनको कैसे विकास की दौड़ में आगे लाया जाए। ठीक है, उनको कैसे विकास में शामिल किया जाए, उनको उनका पिछड़ापन कम किया जाए, उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाए। तो उसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। इसकी मेल क्या था? इस तरह मेन अप्रोच था, वो सभी पूरे देश में जितने भी रूरल एरियाज थे उनके लिए एक ही प्लान किया गया, एक ही तरह की योजना बनाई गई, उनको लागू किया गया एक साथ। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था उस टाइम पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ही नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये उसी उसमें शुरुआत की गई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की 1953 में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इसको आप राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अब ये क्यों लागू की गई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को फंड, जो भी वित्त था और जो भी टेक्नोलॉजी थी, उसको फंड और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा बनाई गई थी 1953 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये फेल हो गए, चले नहीं। इन्हीं के लिए 1957 में इनकी कार्यक्रम क्यों नहीं चल पाए, या फिर क्यों इनसे हमें आउटकम नहीं मिला, परिणाम अच्छे नहीं मिले। अब तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसे बलवंत मेहता कमेटी बोला जाता है। ठीक है, बलवंत मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। तो उन्होंने पूरी परीक्षा की, अपने रिकमेंडेशन दिए क्या क्या किया जा सकता है, और उन्होंने जो मेन रिकमेंडेशन दिए कि क्यों ये फेल हो गई ये कमेटी, तो रिकमेंडेशन थी, हम यहाँ पर नई स्लाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पर जो मेन रिकमेंडेशन थी इनकी, वो मेन रिकमेंडेशन दी गई कि ये जो कार्यक्रम था, इसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं था, यानी जन भागीदारी, यानी लोगों को इसमें दरकिनार कर दिया गया था। ठीक है? उनकी भागीदारी नहीं हुई थी इस कार्यक्रम में। इस तरह ये जो कार्यक्रम थे वो असफल हो गए। तो इनकी असफलता के पीछे पीपल पार्टिसिपेशन कम बताया गया था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। अब देखो, बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी, वहीं से पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी रूप देने के लिए प्रोसेस शुरू हो गई थी। अब जैसे ही बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। तो देखो, अभी हम जो भी समितियां बनी, उनकी अलग अलग जो भी समितियां रही पंचायती राज सिस्टम की, वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप इजीली उनको सही कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहली समिति हमने देखी 1957 में बनती है बलवंत राय मेहता कमेटी। यह फर्स्ट कमेटी थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं पे त्रिस्तरीय गवर्नमेंट की बात की। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ये त्रिस्तरीय बात करता है, ट्राई लेवल। ओके, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत, जो कि आज हम देखते हैं। उसके बाद 1977 में कमेटी आती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि अशोक मेहता कमेटी ने किस तरह के पंचायती राज सिस्टम की बात की। तो इसने द्विस्तर के पंचायती राज सिस्टम की बात की। कौन सा? द्विस्तर। अब द्विस्तर कौन सा था? द्विस्तर में देखो, पहला था एक तो मंडल पंचायत था। मंडल पंचायत जो कि ग्राम के लेवल पर था। ठीक है, अब मंडल पंचायत में क्या होता था? मंडल पंचायत में इन्होंने बोला कम से कम 15 से 20,000 लोगों के जो गांव है, लोगों के गांव का समूह। ठीक है, गांव का समूह, इतने लोग होंगे उन गांव के लोगों का समूह होगा मंडल पंचायत में। फिर उसके बाद उन्होंने जनपद पंचायत के स्तर पर जिला समिति की बात की उन्होंने। ठीक है, जिला परिषद जिसे आप बोल सकते हो, जनपद स्तर पर उन्होंने बात की, तो जिला परिषद। तो इस तरह से ये दो स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं। साथ में ये न्याय पंचायत की बात करते हैं। न्याय पंचायत, जहाँ पर पंचायत खुद अपने मैटर सुलझा पाए, जो कि छोटे छोटे मैटर होते हैं। उन मैटरों को जो भी छोटे छोटे केसेस आते हैं, जो भी समस्याएं होती है, मेनली उनमें जो भी मैटर्स आते हैं पंचायत के सामने, वो सिविल न्यायालय के होते हैं, जिन्हें आप दीवानी न्यायालय बोल सकते हो, जो कि जमीन जायदाद से रिलेटेड मैटर वो खुद ही सुलझा सकते हैं, तो न्याय पंचायत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें 1977 के बाद, 1985 में कमेटी आती है जीवी के राव कमेटी। ठीक है, जीवी के राव कमेटी। फिर उसके बाद 1986 में एक इम्पोर्टेंट कमेटी बिठाई जाती है एल एन सिंघवी की अध्यक्षता में। ये समिति एल एन सिंघवी की अध्यक्षता में जो कमेटी बिठाई गई, वो पहली कमेटी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की बात की इसने। इसी के बाद संवैधानिक दर्जा देने की मांग शुरू हुई पंचायती राज सिस्टम को। उसके बाद एक और कमेटी आती है 1989 में, गाड़वे कमेटी। यही वो कमेटी थी जिसके बिहाफ पे फर्स्ट टाइम पंचायती राज सिस्टम के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया 1989 में। यही ड्राफ्ट बिल को बाद में जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने लोकसभा में पास करवाया ये बिल, लेकिन राज्यसभा में ये बिल लैप्स हो जाता है। ओके, उसके बाद देन 1989 में ही फिर बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, लेकिन बीपी सिंह की गवर्नमेंट पास नहीं करा पाती, पहले ही गिर चुकी होती है। फिर 1993 में पीवी नरसिम्हा राय की गवर्नमेंट आती है और वो इसे पास कराते हैं। ठीक है, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इसको 1992 में पास करा देती है दोनों बिल्स को, लेकिन ये पारित कब होते हैं, लागू कब होते हैं? 1993 में। तो इस तरह ये कमेटी बनी और इस तरह ये लागू हुए। कमेटी 1989 लास्ट कमेटी थी, गाड़ेल कमेटी। ओके, इसके बाद एक और कमेटी आती है जिसे आप थुंगन कमेटी भी बोल सकते हो। थुंगन कमेटी भी बनाई गई थी इसके रिलेटेड। ठीक है, खर्रा कमेटी भी थी। देख सकते हो बहुत सारी कमेटीज थी इसमें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमने हल कर लिया है।
80th क्वेश्चन देखते हैं हम, अब जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करते जाएँगे। तो देखो समितियाँ दी गई हैं और उनके आगे सुझाव दिए गए हैं कि उन्होंने क्या-क्या सुझाव दिए। देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी हमने अभी देखा त्रिस्तरीय पद्धति की बात करता है। अब देखो ए का सेकंड है, हम इसमें देख लेते हैं ए का सेकंड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए का सेकंड कहाँ दिया ये। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ इसमें कर सकते हो। ओके? अगर आपको दूसरे ऑप्शन याद नहीं है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके एक आंसर निकाल सकते हो। ओके? एलिमिनेशन का। फिर अशोक मेहता समिति हमने अभी देखा द्विस्तरीय पार्टी सिस्टम। एलन सिंघवी की कमेटी क्या बोलती है? एलन सिंघवी की कमेटी स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात करती है और वहीं जीवी के राव कमेटी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात करती है। ओके, तो हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? हमने अभी देखा बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बिठाई गई थी। इनको पंचायती राज का जनक भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम के लिए कमेटी बनी थी यही वाली, और इन्होंने ही सुझाव दिए थे पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के। ओके, देन बात आती है 20 सूची 1 एंड सूची 2। तो पंचायती राज समितियां हैं और उनके वर्ष हैं। देखो CH हनुमंतराव समिति, अगर आपको ये समिति पता नहीं है तो देखो अभी हमने कुछ कमेटियों की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति हमें पता ही है 1957 में बनी थी। अब ई का 4 है। अब यहाँ पे आप दे सकते हो ई का 4 कहाँ है? ई का 4 है यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सिर्फ कौन सा ये सही आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। LM सिंघवी समिति हमने अभी देखा 1986। अशोक मेहता समिति 1978। देखो अशोक मेहता समिति आपको 1977-78 में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ईयर उसके रिगार्डिंग बताया जाता है। फिर जीवी के राव समिति जो रहेगी आपकी 1985 रहेगी, हमने अभी पढ़ा। और हनुमंत राव समिति जो रहेगी आपकी 1984 की रहेगी। ओके, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन आता है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। तो हमने अभी देखा द्विस्तरीय की थी, जो कि मंडल पंचायत थी। मंडल पंचायत के बाद जिला परिषद थी। ओके, तो दो स्तरीय की बात करते हैं। फिर 22 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? तो हमने अभी देखा था अशोक मेहता समिति ने, ये न्याय पंचायत की बात करते हैं, साथ में द्विस्तर। ठीक है, 2 लेवल पंचायत की बात करते हैं। 2 लेवल कौन से? हमने अभी देखे थे। एक तो मंडल पंचायत और फिर जिला परिषद। ओके, तो ये 2 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। 23 क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली पहली समिति का नाम क्या था? तो हमने अभी देखा सी आएगा इसका आंसर। LM सिंघवी की समिति, जिसने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी समितियां बनी, उनके सुझाव आए। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है तो उसके बिहाफ पे 1959 में जैसे नागौर था राजस्थान, यहाँ पर पहली पंचायत उसके यहाँ पे बनी, नागौर राजस्थान में। ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर को बनी थी 1959 में। वहीं फिर 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश में भी बनी, आंध्र प्रदेश। इसी तरह अलग-अलग राज्यों ने जैसे-जैसे समितियाँ बनती गईं, उनके सुझाव आते गए, उसके हिसाब से अपने अपनी जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी पंचायती राज सिस्टम है, उसमें बदलाव करते गए। लेकिन ये जो बदलाव थे वो एक रूप नहीं थे और कभी-कभी अलग-अलग सिस्टम था, सब जगह अपना-अपना सिस्टम था उन्होंने, और अपने मन से पंचायतें चल रही थी। कहीं बुनियादी सुविधाएँ ही नहीं थी पंचायतों में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था पंचायतों में। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आई और उनको सॉल्व करने के लिए एलन सिंघवी की समिति बनाई गई और फिर उसने अलग-अलग सुझाव दिए और संवैधानिक दर्जा, जो कि सर्व सबसे बुनियादी ज़रूरत थी पंचायती राज सिस्टम को लागू करने के लिए, संवैधानिक दर्जा, कानूनी मान्यता, इस समिति के बाद उसकी मांग तेज हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? देखो खंड और जिला पंचायत, तो खंड ब्लॉक हो गए और जिला पंचायत। तो हम देखते हैं, देखो जब कोई मेन या इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट करता है। अगर आप सेंटर की बात करो, सेंटर में प्रेसिडेंट उनको गैजेटेड पे हस्ताक्षर करता है। और अगर ये केंद्र की बात हो गई। लेकिन जब आप राज्य की बात करते हो तो राज्य में कौन करता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा
ये सारी अधिसूचनाएं जारी होती है, ठीक है, और उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल नहीं बनता है। ओके, तो सॉरी, राज्य चुनाव आयोग नहीं, इसका जो आंसर होगा वो राज्यपाल होगा। अब ये कहाँ दिया गया है राज्यपाल का? ये दिया गया है आपकी छत्तीसगढ़ पंचायती राज सिस्टम 1993 की धारा 127 में। अब ये पूछा जा सकता है, ठीक है, धारा 127 में। हम आगे धाराओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि धाराओं से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के विरुद्ध पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दी जा सकती है। देखो, अब यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव है, तो पहले अविश्वास प्रस्ताव हम देख लेते हैं किस तरह से पारित होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझते जा रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव, जैसे जिला पंचायत है, जिला पंचायत के जितने भी सदस्य रहेंगे, चुने हुए सदस्यों का 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से अगर वो पारित होता है बिल, 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर वो पारित हो जाता है, तो जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब उसे उसके पद से तो हटा दिया, अब उस पद से जो हटाया गया है, उसको चुनौती वो किसके सम्मुख दे सकता है? तो देखो, जिला पंचायत है, जिला पंचायत के केस में राज्य सरकार के सम्मुख वो चुनौती दे सकता है। अब राज्य सरकार के सम्मुख ऐसा तो नहीं है कि वो कभी भी जाके चुनौती दे सकता है। देखो, जिस दिन से उसका अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके 15 दिन में, उसके 15 डेज के अंदर वो राज्य सरकार के सम्मुख चुनौती पेश कर सकता है उस बिल के विरुद्ध में। और राज्य सरकार को टाइम मिलता है जब वो 45 डेज का उसका निर्णय करने का, तो 45 डेज के अंदर उसको निर्णय करना रहता है। और जो भी राज्य सरकार का निर्णय रहेगा वो फाइनल निर्णय रहेगा, उसके खिलाफ कहीं भी वो शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। अब ये बात हो गई जिला पंचायत की, लेकिन अगर हम बात करें, इसकी बात करें जनपद पंचायत की, जनपद पंचायत, देखो, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की जो प्रोसेस है वो एक ही है, भले ही वो जिला हो, जनपद हो या ग्राम पंचायत हो, 3/4 बहुमत होना चाहिए, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। ओके, तो जनपद पंचायत में देखो किसके सम्मुख चुनौती पेश कर सकता है, तो वो संचालक रहेगा, संचालक के सम्मुख। और संचालक को जो भी उसका क्या बोल सकते हैं, जो भी उसका रिजोल्यूशन देना है, जो भी उसने चुनौती पेश की है, उसको 30 दिनों के भीतर करनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही उसका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके 10 दिनों में वो चुनौती दे सकता है, और इसको उन्हें 30 दिनों के भीतर उसका निर्णय देना पड़ेगा, यहाँ भी फाइनल निर्णय होगा। वहीं अगर ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत में किसके सम्मुख वो चुनौती दे सकता है? ग्राम पंचायत में वो कलेक्टर के सम्मुख चुनौती दे सकता है। कितने दिनों के भीतर? अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के 7 डेज के भीतर। और ग्राम पंचायत, और उन्हें कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर इसको रिजोल्यूशन देना पड़ेगा उसका। ओके, उसका रिजोल्यूशन उन्हें 30 दिनों के अंदर देना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देने से वो लगा हुआ है, जस्ट वेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज्य संस्था नहीं है? ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, ये नागालैंड है, नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। ओके, तो देखो, अभी हम देखते हैं, हमने पैसा एक्ट पढ़ा। पैसा एक्ट क्या बोलता है कि अनुसूची 5 और 6 के जो भी क्षेत्र है, वहां पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होगा, वहां पर पैसा एक्ट लागू होगा। ओके, तो वहां पर पैसा एक्ट तो लागू है ही ना, अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू है। लेकिन वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पैसा एक्ट भी लागू नहीं है, पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल भी तरह लागू नहीं है? तो देखो, इसमें हम देखते हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सामाजिक संस्कृति और प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित क्षेत्रों को अधिनियम के प्रभाव से छूट दी गई है। इन अधिनियमों की, एक तो अनुसूची 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र हमने देखे थे, फिर इनको किसके अंदर लाया गया? पैसा एक्ट के अंदर लाया गया इन क्षेत्रों को, ठीक है, जो कि अनुसूची 5 और 6 के क्षेत्र थे, उन्हीं को ही पैसा एक्ट के अंदर लाया गया है। फिर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, साथ में दार्जिलिंग जिले के, जो भी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आता है दार्जिलिंग जिला, उसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद पहले से मौजूद है, तो वहां पर ना तो पैसा है ना पंचायती राज है। साथ में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, इन राज्यों में पैसा एक्ट भी नहीं है। पैसा एक्ट कहाँ कहाँ है? पैसा एक्ट देखो, सिर्फ दो, पैसा एक्ट दो अनुसूचियों के लिए मेनता लागू किया गया था। अनुसूची 5 के राज्य और
अनुसूची 6 के राज्य, संविधान की अनुसूची 6(5), ठीक है, भारतीय संविधान की। उसके अलावा जो भी राज्य हैं वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लागू है ही नहीं। तो कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में, ठीक है। देन पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी जिले गोरखा हिल परिषद मौजूद है। अब देखो अनुसूची 6 में असम, मेघालय कौन कौन से आ जाते हैं? असम, मेघालय, देन त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में लागू है, लेकिन मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में क्या है, जनजातीय मतलब जनजातीय परिषद या स्वायत्त परिषद है, जिनका वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उनका शासन जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है डायरेक्ट। और गवर्नर के द्वारा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी प्रशासनिक कारण है, वहाँ की चुनौतियाँ डिफिकल्ट है अन्य राज्यों की तुलना में। तो इसलिए उनको एक अलग स्टेटस की भी बात होती है, और वहाँ की ट्राइब्स अपनी जो बोल सकते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी विरासत है उनको सुरक्षित करने में ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा उग्र है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर ये लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उनका खुद का एक सिस्टम है। तो उनके सिस्टम के हिसाब से वहाँ पर अलग चीज़ें, अलग वस्तुएं, अलग लॉज लागू किए गए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर पंचायत समितियों के नाम दिए गए हैं और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम दिए गए हैं। ओके, देन देखते हैं जनपद पंचायत। तो देखो जनपद पंचायत हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत है। देन क्षेत्र पंचायत की अगर बात करें, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। अगर आप तालुका परिषद की बात करें, तालुका परिषद आपका जो है गुजरात में है। देन आंचलिक परिषद की बात करें तो आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सी। ओके, मैं आपको इसके रिगार्डिंग पूरी एक लिस्ट तैयार करके दे दूंगा, जिसमें जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत और अलग अलग राज्यों में पंचायतों को क्या बोला जाता है, तो आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत की समिति है। देखो पंचायत समिति क्या काम करती है ब्लॉक स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर हम देखते हैं कौन सी है, जनपद पंचायत, उनको ही ब्लॉक बोला जाता है। अब वो क्या करती है जनपद पंचायत? देखो ब्लॉक स्तर पर जो जो पंचायत समिति है वो क्या करती है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। जनपद पंचायत वो क्या है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो कि ग्राम पंचायत हो गई और जो भी जिला पंचायत हो गई उसके मध्य एक संपर्क स्थापित करती है। कहाँ? ग्राम एंड जिला के मध्य एक संपर्क स्थापित करती है। जिला के मध्य संपर्क स्थापित करती है। ओके, एक संपर्क स्थापित करती है। तो ये क्या हो गए, प्रशासनिक प्राधिकरण ब्लॉक स्तर पर जो भी पंचायत समिति है। ओके, तो ठीक है, देखो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ये पंचायत राज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर लें। ओके, और सारे एक्ट, जितने भी एक्ट रहेंगे हम सब एक्ट के क्वेश्चन करते जाएंगे। साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आपके जियोग्राफी की सीरीज चल रही है, पीवाईक्यूज़ की और एमसीक्यूज़ की। साथ में पॉलिटी के लेक्चर की जितनी भी पीवाईक्यूज़ है, एमसीक्यू, वो पहले ही हो चुकी है, पहले ही मेरे मेरे द्वारा कराए जा चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं इसी चैनल पे। और अगर आपको हमारा लेक्चर या फिर हमारा जो भी स्टेप है आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।